वो बोल रहे थे। हाँ, उनको जाना है, उनको बिठा के किससे करवाना है? हम बैठा लो, ठीक है। मैं किससे करवाना है वो निसरगंज प्रेमपाल जी उनको वो देंगे शॉल और वो मोनूमेंट देंगे निसरगंज जी उनको ही। ठीक है, ये मैंने पर्ची बना दी। आप बोल आपने वीरांगना झलकारी बाई और भी कई सारे पुस्तकों का रचना की है। आप एक उच्च श्रेणी के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय और राष्ट्रीय सेवक के तौर पर निरंतर कार्यरत रहे हैं और अभी भी अपने जीवन को अघोषित पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर समर्पित कर रहे हैं। इनके सम्मान में हमारे मूल निवासी सभ्यता संघ और उनके सहयोगी तमाम संगठनों की तरफ से मैं शॉल भेंट करने के लिए माननीय मिथिलेश भास्कर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय कैलाश चंद जी को शॉल भेंट करेंगी। हमारी आयोजन कमेटी उनका मंच पर सहयोग करेंगी और आपके सबकी मौजूदगी में हमारे माननीय कैलाश चंद जी को मिथिलेश भास्कर दिल्ली से वो उन्हें शॉल भेंट कर रही हैं। इसकी अगली पंक्ति में हमारे श्रमण सभ्यता का प्रतीक के तौर में हल का एक चिन्ह भेंट करेंगे डीके भास्कर जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं और माननीय मूल निवासी कैलाश चंद जी को हल का प्रतीक चिन्ह सादर भेंट करेंगे। ऊपर मंच से आके सभी तालियों से समर्थन सहयोग करेंगे और इसकी अगली पंक्ति में प्रशस्ति पत्र के लिए मैं डॉक्टर संजय इंगोले जो कि बामसेप के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मूल निवासी कैलाश चंद जी को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। और इसी सम्मान की इस पंक्ति में मैं हमारे मूल निवासी सभ्यता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर प्रभाकर निसरगंज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मूल निवासी कैलाश चंद जी को बौद्धिक राजा का प्रतीक भेंट करेंगे। और इस मूल निवासी कैलाश चंद जी के सम्मान के साथ साथ मैं इस प्रतीक बौद्धिक राजा प्रतीक स्मृति चिन्ह को निर्माण करने वाले मूल निवासी राजकुमार तिलवालिया जी जिन्होंने इसको बनाया है उनको आमंत्रित करता हूं मंच पे। माननीय निसरगंज साहब उनको ये भेंट करके सम्मानित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये कलम की बानगी भी काबिल तारीफ है। एक कलम लिखती है, एक कलम गढ़ती है। तिलवाले जी के पास गढ़ने वाली कलम है, लोहे की कलम। कलम की बानगी भी काबिल तारीफ है, जज्बातों को बेहतरीन आवाज दे देती है, आकार दे देती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं किनको प्रेमपाल को बुलाइए। तिलवाले जी को, माननीय प्रेमपाल जी बामसेप के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि राजकुमार तिलवालिया जी को शॉल भेंट करके आप सम्मानित करेंगे। ये भी बहुत बड़ी एक बात है जो प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए इससे। तुमने सुना नहीं मेरे दिल ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं मेरे दिल ने क्या कहा, एक लेखक, तुमने सुना नहीं मेरे दिल ने क्या कहा, कलम ने वही लिखा जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरे दिल ने सहा। और इस सत्र के आगे हम लेकर चलते हैं और इस सत्र में मूल निवासी कैलाश चंद जी के द्वारा हिंदी नाटक वीरांगना झलकारी बाई पर खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर पूरन सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो इनके इस कलम की बादशाही के संघर्ष पर उनके साथ खास बातचीत करेंगे और एक साहित्यकार के संघर्ष को, उसके नजरिए को, उसकी भविष्य दृष्टि को आपसे रूबरू कराने के लिए, आपके साथ उन अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयास करेंगे। इस खास बातचीत में मूल निवासी कैलाश चंद जी को डॉक्टर पूरन सिंह जी इस खास बातचीत को जारी करेंगे। मैं उनको मंच से ये निवेदन करता हूं। हेलो हेलो हेलो। कैलाश जी, आपके बारे में तो सर ने बहुत कुछ बता दिया है, मुझे लग रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूँ। इतनी अच्छी कृति आपने लिखी है और इसकी भूमिका भी मैंने ही लिखी थी, मुझे याद आ रहा है। और ये जो नाटक लिखा है आपने, मूल रूप से तो उपन्यास है भवानी शंकर विशारद जी का, उस पर आपने वो उस उपन्यास को आपने नाटक का रूप दिया है। ये कहाँ से प्रेरणा आपको आ गई, कहाँ से लगा कि ये लिखना चाहिए था? अच्छा प्रश्न किया है डॉक्टर साहब आपने। पहले तो मैं माता सावित्रीबाई फुले जी की आज स्मृति दिवस है, उसके लिए मैं हार्दिक वंदन करता हूँ उनका। एक्चुअल में जब हम लोग छोटे रहे हैं तो दिल्ली के स्कूलों में एक पढ़ाया जाता था कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये मैंने अपने उसमें भी दिया है, लेखक के कलम से जो है। तो 1984 में मैं किसी उसमें प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहाँ पहली बार झलकारी बाई जी के बारे में जानकारी मिली कि झलकारी बाई थी जिन्होंने वास्तव में लड़ाई लड़ी और उन्होंने इनको झांसी की रानी को जो है वो वहाँ से जाने के लिए जो है उन्होंने पूरी सहायता करी झांसी से निकलने के लिए। तो फिर वो आया कि वो किताब कहाँ मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो जो 3 मूर्ति भवन है वहाँ उसमें वो उपलब्ध है हमारे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेमपाल जी यहाँ उपलब्ध हैं, तो उनसे एक किताब मिली भवानी शंकर विशारद जी की। तो मैंने कहा कि क्योंकि नाटककार हूँ, हिंदी थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैंने कहा कि ये क्योंकि लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, कम से कम ये नाटक के रूप में लोगों तक जाए। और नाटक ऐसी विधा है जो सीधा असर करती है। अगर कोई आपके सामने कोई प्ले हो रहा होता है तो आप सीधे उससे रिलेट करते हैं, जिस तरह से मूवी से आप रिलेट करते हैं उसी तरह से मूवी से तो फिर भी आपका ये रहता है कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो आप लाइव देख रहे हैं उनको। तो जितने भी पात्र हैं वो लाइव वहाँ रहते हैं, तो वो आपको प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ से मेरे को जो प्रेरणा मिली, तो मैंने फिर इसको 2017 में मैंने VRS ली थी सरकार से। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे पूर्णतः लेखन कार्य करना चाहिए, क्योंकि
सरकार में रहते हुए सरकार का हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने फिर वीआरएस ली और इसका लेखन जो है वो मैंने किया। बीच में एक बात और बता दूं कि कैलाश जी से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब इन्होंने मेरी कहानी नरेशा की अम्मा और भजोरिया पर नाटक किया था। दिल्ली साहित्य अकादमी ने उस पर कहानी को पुरस्कृत किया था और वहाँ नाटक हुआ था। और हाँ, ये जो दिल्ली का कौन सा है, श्रीराम सेंटर में उस समय जय भीम के नारों से गूंज उठा था। ये पहली बार हुआ था कि वहाँ जय भीम ही हुआ था उस कहानी के आधार पर। वहीं से हम लोग जुड़े और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं इसमें एक साथ जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी अकादमी ने जब वो मेरे को कहानी दी कि इस कहानी को नाट्य रूपांतरण करके आपने इसको पेश करना है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना लेखक की अनुमति चाहिए। तो एक बार में ये था, मैंने कहा यार अभी पता नहीं किस तरह से कौन व्यक्ति है लेखक जो हैं और किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। तो मैंने बड़े उससे मतलब डरते डरते मैं आज बता रहा हूँ आपको कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी कहानी है नरेशा की अम्मा उर्फ भजोरिया, और वो कहानी मुझे जो है वो नाटक के लिए मिली है, तो आपकी अनुमति चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अरे सर आप उसको करिए ना। तो मुझे एक सूत्र मिला, तो उसको मैंने ड्रामेटाइज किया और उसमें सबसे बढ़िया जो बात रही, 1985 से मैं हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये पहली बार हुआ 2017 में उस 32 साल के पीरियड में कि जब जय भीम का नारा वो श्रीराम सेंटर जैसे ऑडिटोरियम में गूंजा। जी, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी, क्योंकि वहाँ मुझे एक पात्र मिला जो अम्बेडकरवादी पात्र थोड़ा सा मिला। तो मैंने कहा कि इसका भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। और उसमें वो कहता भी है कि अगर मतलब उसकी तरफ तुमने अगर निगाह भी लगाई तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जय भीम जय भारत ये उसमें रहा और साथ में बाबा साहब की तस्वीर रही। तो ये जो मुख्य धारा का जो रंगमंच है उसमें इस तरीके के प्रयोग जो है ज़्यादा करते नहीं हैं। हालांकि लोगों ने मुंह अपने तरह से उसका रिएक्ट किया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी और 2017 से वो रेगुलर आगे का कारवा जो है वो चल रहा है। जी मैं बता दूं उसमें तिलवालिया जी की बेटी भी थी जो इस समय छवि तिलवालिया छवि तिलवालिया जो समय यूके में है। जी जी। तो हम पुनः वापस आते हैं। जी, दलित साहित्य में नाटकों की आवश्यकता है और उसके वर्तमान यथार्थ पर आपका क्या दृष्टिकोण है? अभी क्या स्थिति है उसकी? ऐसा है कि हमारे यहाँ उपन्यास तो लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन नाटक कम लिखे जाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा एक नया नाटक जो है जब गांधी भंगी घर जन्मियो, ये मैंने लिखा है और वो प्रकाशित भी हो चुका है। कि उसमें गांधी जी की बड़ी तमन्ना थी कि मेरा अगला जन्म जो है किसी भंगी के घर में हो। और पचकुइयाँ दिल्ली में ही हैं, वहाँ का वाल्मीकि मंदिर है। तो वहाँ जब वो रुके गांधी जी और उन्होंने जब बाबा साहब का प्रभाव देखा तो हम लोगों को फोल्ड में बनाए रखने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म जो है वो भंगी के घर में हो। तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया सूत्र कुछ नहीं मिल सकता कि गांधी जी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब से भी डिबेट में वो कह रहे हैं कि अगर तुम अछूत होने के नाते उनके नेता हो तो मैं चाहूँगा कि अगला जन्म मेरा अछूत के घर में हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, दो सूत्र मेरे पास मिले हुए हैं। तो उसको मैंने नाट्य रूपांतरण किया कि जब गांधी भंगी के घर जन्मे हो, और उस नाटक में मैंने प्रयोग किया कि वो उसका जो जीवन जिया उसे गटर में उतारा, मरी गाय की खाल उतरवाई, उसकी मां को नंगा किया, सारी चीजें की। और उसके बाद उससे वो पूछता है, एक अम्बेडकरवादी मास्टर हैं, तो जब वो डिबेट में आते हैं गांधी जी, तो उनसे कहता है कि जो आपने अब तक जीवन जिया क्या उसे दोबारा जीना चाहोगे? तो ये सवाल उसमें जो है मैंने उठाए हैं। और उसमें फिर हिंदू व्यवस्था और ये व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था और हम हिंदू कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, एक बड़ा प्रश्न उसमें मैंने खड़ा किया है। उस पर मैं मूवी बनाने के एक्चुअल में उसमें लग रहा हूँ कि अगर उस पर मूवी बन जाती है तो मुझे लग रहा है कि वो समाज के लिए उपयोगी साबित होगी। जी। जयवर्धन जी ने आपकी इस किताब पर लिखा है, जी, आलोचनात्मक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि नाटक तो ठीक है लेकिन ये विजुअल नहीं लगता है उन्हें।
ये क्या वो ठीक कह पाए हैं या उन्होंने आलोचना के लिए ही आलोचना कर दी है? ऐसा है कि मुख्य धारा का नाटक, उसमें जो वर्चस्व है वो सारे के सारा हाई कास्ट का वर्चस्व है, जिसे हम तथाकथित जो है उच्च जाति के लोग कहते हैं। वहाँ ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, जो भी उनके अपने वो सारे परिवेश हैं। तो उनको लगा, क्योंकि डॉक्टर जयवर्धन जो है उन्होंने जयवर्धन ने जो नाटक लिखा था वो लिखा था लक्ष्मीबाई पर, तो ये लक्ष्मीबाई को काउंटर करता है। तो उनको ये लगा कि अगर मान लो मैं चाहूंगा तो इसे उस तरीके से चाहूं कि भाई इसे डिग्रेड कैसे किया जाए, और इस पर मेरी डिबेट हुई उनसे। मैंने कहा आपने कहा कि सूत्रधार जो है वो विजुअल नहीं होता, मैंने कहा कि स्टेज पर जो भी घटनाएं घट रही होती हैं वो सारी की सारी विजुअल होती हैं। अगर सूत्रधार आ रहा है तो सूत्रधार अगर बात भी कर रहा है तो सूत्रधार उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें सूत्रधार के माध्यम से, क्योंकि हर एक चीज को वो सीन में तब्दील नहीं किया जा सकता, हर एक बात को सीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां आपको सेट की जरूरत होती है, प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, बहुत सारी कॉस्ट्यूम भी होती हैं। तो अगर मैं हर एक बात को सीन में वो करूंगा तो वो नाटक के लिहाज से वो ठीक नहीं होगी, उसकी गति को रोकता है। क्योंकि जब सीन चेंज करते हैं अपना सेट चेंज होगा, उसके सारी चीजें चेंज होती है। तो उसके लिए मैंने कहा कि इसलिए मैंने सूत्रधार का प्रयोग किया कि जो कहानी वो कह रहा है उस कहानी को वो आगे बढ़ा रहा है, तो सूत्रधार का प्रयोग करा है, और वो विजुअल होता है, मेरा ऐसा मानना है। वो आपने जो नाटकों का जो एक टेक्निकल फॉर्मेट है उसमें अगर आप उसे नहीं मानते तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मान लूं कि उन्होंने आलोचना के लिए आलोचना की है। जी, आलोचना के लिए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि निर्देशन की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक नहीं है। क्या कहेंगे? या तो वही पहले वाले सवाल का ही इसको जवाब मान लें, या फिर ये माने कि आप कुछ और कहेंगे? नहीं, उसमें दूसरा ये है कि एक्चुअल में क्या है कि अभी तो वो हम लोगों को लायक मानते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही उसमें कह रहे हैं कि झलकारी बाई उसकी सहेली नहीं थी, वो एक तरह से उसकी भक्त थी। कि जैसे भगवान के लिए भक्त जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उस तरीके से झलकारी बाई जो है उसको इसलिए नहीं करने के लिए तैयार थी कि उसकी सहेली है, क्योंकि सहेली का मतलब बराबर का दर्जा होता है। तो बराबर का दर्जा नहीं देना है तो उसे भक्त बनाओ। तो यहां भगवान का वो प्रयोग कर रहे हैं कि उस तरीके से उनका संबंध था जैसे भगवान और भक्त का होता है। तो इसलिए इसे भी हम आलोचना ही माना जाएगा, क्योंकि निर्देशन की दृष्टि से मेरे जो अपने नाटक रहे हैं, मैंने मृज कटिक जैसा नाटक किया है, और नरेशा की अम्मा इनका पहला जो मेरा निर्देशन था वो इसी पे था। तो बल्लभपुर की रूप कथा किया है, और अभी चित्रलेखा मैंने किया है। तो ये मैंने नाटक करे भी, और मैंने उसको ड्रामेटाइज करके जो है उसको लिखित रूप में भी, क्योंकि लोगों तक वो कम से कम किताब के रूप में भी जाए। तो एक मेरा नाटक है आओ सरकार सरकार खेले, जो पॉलिटिकल सटायर है। तो ये बहुत सारे उस तरीके के नाटक हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूं, और भविष्य में आप लोगों तक वो किताब के रूप में भी पहुंचेंगे और विजुअल भी होंगे। तो मेरे सभी साथियों, एक बात जान लो कि हमारी रचनाओं पर और हमारे लेखन पर जो सवर्ण मानसिकता का क्या दृष्टिकोण है। मैंने ये सवाल इसलिए किए थे कैलाश जी से, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी है, इसकी भूमिका भी मैंने लिखा है, तो मैं बिना पढ़े नहीं लिखा था, कि उनका दृष्टिकोण हमारी रचनाओं पर, हमारे महापुरुषों पर क्या रहता है, वो क्या कहना चाहते हैं। हम चाहे कितनी अच्छी बातें करें, उन्हें वो बातें पसंद नहीं हैं। उन्हें अपने वही जो मिथक ग्रंथों से लिए गए लोगों को पसंद है। मुझे यहाँ हालांकि ये सवाल पता नहीं मुझे करने थे या नहीं करने थे, लेकिन उनकी वास्तविकता लाने के लिए मैंने कैलाश जी के माध्यम से इस बात को लाए हैं। एक सवाल और करेंगे आपसे। दलित साहित्य लिखा जा रहा है एक लंबे समय से, आज उसकी क्या स्थिति है? क्या आपकी नज़र से क्या देखते हैं? दलित साहित्य, क्योंकि मैं थोड़ा सा दलित से पहले भी परहेज करता रहा हूँ, आज भी वैसे ही परहेज करता हूँ, क्योंकि मूलतः अगर कलम दलित है तो वो बड़ा आंदोलन नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दलित का मतलब ही जिसका दलन किया गया है, जिसको दबाया गया है, कुचला गया है, उस तरीके की उसका मानसिकता है। और अगर मान लो वो किसी परिप्रेक्ष्य में चलता भी रहा कि दलित लिटरेचर रहा, दलित नेता रहे, दलित ये रहा, तो मैं उसे उस रूप में देखता हूं कि चलिए एक समय की जरूरत थी कि लोगों को इकट्ठा करना था, या जिस भी रूप में इकट्ठा करना था, चलो वो इकट्ठे हुए। लेकिन आज अगर वो मान लो कलम दलित है तो उससे अंगारे नहीं निकल सकते, और जो अंगारे निकल भी रहे हैं
उसको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुंठित करने का जो है वो षड्यंत्र जो है वो किया जाता है। एक तो ये होता है कि वो मुख्य धारा में नहीं आ पाता, और मुख्य धारा में नहीं आता, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं चीजें, तो मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर भी नहीं किया जाता है। हमारा टकराव सीधा का सीधा उन शक्तियों से है जिनका वर्चस्व रहा है, और वर्चस्व आप जब भी कायम कर सकते हैं जब आप बराबर की बातें करेंगे, आप उनके बराबर खड़े होने की बात करेंगे। क्योंकि दलित में वो आपको आइसोलेट करते हैं कि इनका दलित साहित्य सिर्फ दलितों का है, दलितों के लिए। तो हमने अगर उसमें घुसपैठ करनी है तो उस लिटरेचर में अपने आप को कम से कम दलित से ऊपर उठा के हम लोगों को रखना है। जैसे हमने मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया है या हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो मूल निवासी लेखक हम लोग कह सकते हैं अपना आप को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभारी हुआ मैं आपका, आपने अपनी बात की जी, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने अनुभवों को, अपने संघर्ष को इस मंच से हम सब उपस्थित जनों के साथ साझा किया। किसी की झोली में नींद आई, किसी की झोली में नींद आई, किसी की झोली में ख्वाब, मेरी झोली में 3 चीज़ें, कागज़, कलम, किताब। तो इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सत्र पर चलते हैं, और अगला सत्र हमारे इसी कृति सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मूल निवासी ईश कुमार गंगानिया जी को। इन्होंने इंग्लिश उपन्यास सर्जिकल स्ट्राइक की रचना की है। मूल निवासी ईश कुमार गंगानिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और इनको इनका हक सम्मान के तौर पर सादर स्वीकार करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, और यह सम्मान के तौर पर शॉल भेंट करने के लिए मूल निवासी शब्द मसीहा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वो आए और शॉल भेंट करेंगे। कागजी जमीन पर कलम का हल चलाते हैं लेखक, कागजी जमीन पर कलम का हल चलाते हैं, तेरे प्यार की मजदूरी में शब्दों की फसल उगाते हैं। तो ऐसी फसलें नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब उगाएं और सारा देश, सारी दुनिया उसको खूब दबा के खाए। इस सम्मान की पंक्ति में हमारी देश का बल प्रतीक चिन्ह हल को भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुनीता शील बोधी जी को। मूल निवासी सुनीता शील बोधी जी आएं और हमारे ईश कुमार गंगानिया जी को प्रतीक चिन्ह हल, जो भारत का बल है, उसको भेंट करें। किसी को पुरखों की जमीन बेचकर भी सुकून नहीं, किसानों की स्थिति को देखकर किसी को पुरखों की जमीन बेचकर भी सुकून नहीं, और कोई गुब्बारे बेचकर ही सो गया सुकून से। मेहनतकश लोगों के लिए इस सम्मान की पंक्ति में प्रशस्ति पत्र के लिए विजय कुमार दरोनी देहरादून से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे ईश कुमार गंगानिया जी को सम्मानित करेंगे। और इस प्रशस्ति पत्र के बाद बोधि राजा प्रतीक के तौर पर हमारे मूल निवासी सभ्यता संघ के मूल निवासी डॉक्टर प्रभाकर निसर्गन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आएं और हमारे ईश कुमार गंगानिया जी को सादर भेंट करें बोधि राजा प्रतीक चिन्ह।
धन्यवाद। साथियों, एक साहित्यकार, एक पढ़ा लिखा वर्ग से समाज अपेक्षाएं रखता है, और अगर वो इस जीवन में शिक्षित होने के बाद अपने कल्पनाओं को, अपने सुझाव को यहाँ छोड़ के न जाए तो उसका जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए इस कुमार गंगानिया जी के संघर्ष को और स्पेशली इंग्लिश उपन्यास सर्जिकल स्ट्राइक पर खास बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बामसेप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मूल निवासी अनिल उज्जैनवाल साहब को। वो मंच पर आएंगे और इस खास बातचीत में हमें उनके अनुभव साझा कराएंगे, और एक लेखक, एक पढ़ा लिखा वर्ग से जो अपेक्षाएं पुरखों ने की थी उस पर हम खरे कैसे उतर सकते हैं, उस पर हम अपने लोगों को तैयार कैसे कर सकते हैं कि इतना तो लिख जाऊं। वो कहे, हर व्यक्ति कहे कि इतना तो लिख जाऊं, जब ना रहूं तो भी रह जाऊं। तो बाबा साहब की वो पढ़े लिखे लोगों से जो अपेक्षाएं थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लोग इसको कर्मचारियों को गाली देने के लिए यूज कर रहे हैं। मैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों को भी गाली देने के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी, सबको गाली देने के लिए इसका यूज करने के लिए कहता हूं कि तुम रहो ना रहो पर तुम्हारा विचार रह जाए। इसलिए इस खास बातचीत में सर्जिकल स्ट्राइक पर यह खास बातचीत होगी और उनके जीवन संघर्ष, इस साहित्यिक संघर्ष में खास बातचीत के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद। गंगाने साहब, जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम। जय सर, ये जो मूल निवासी सभ्यता संघ है, 2 दिन से हमारे जो लिटरेचर पैदा करने वाले पेपर टाइगर हैं, इनका साक्षात्कार यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके 2 उद्देश्य हैं सर। एक तो हमारे मूल निवासियों को ऐसे साहित्यकारों का परिचय कराना, और दूसरा जिन्हें साहित्य पढ़ने की आदत नहीं है उनको भी उत्साहित करना। तो ये एक ही तीर से 2 शिकार किए जा सकते हैं। हमारी जनता जो है वो उत्साहित भी हो, साहित्य पढ़ने की उसको आदत पड़े, और ताकि वो आंदोलन को समझ सके। तो सर, गंगाने साहब, मैंने देखा है कि आप आइडेंटिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आंदोलन में ये जो आइडेंटिटी है, पहचान, ये क्या महत्व रखती है? सबसे पहले मैं मूल निवासी सभ्यता संघ को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया या मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया। तो दोनों के लिए सभागार में उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब पहला सवाल है कि सारा विवाद जो है, जब आइडेंटिटी का है प्रश्न, तो सारा सवाल आइडेंटिटी को लेकर है। आइडेंटिटी का जो प्रश्न है, इसी को जितने सारे विवाद हैं, शोषण है, उत्पीड़न है, और जो जितनी तरह की भी संघर्ष में हम जुड़े हुए हैं, मूल निवासी शब्द भी जो अपने आप में आया है, ये भी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए है। वो एस्टेब्लिश नहीं थी, उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि गरिमा में सम्मानजनक अस्मिता के साथ हम खड़े हो सके। तो आइडेंटिटी पे काम करने के पीछे मेरा लक्ष्य था। आइडेंटिटी पे मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, अस्मिता संघर्ष में दलित समाज, और एक आजीवक कल आज और कल। ये एंशिएंट से, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि भी हम इस देश के मूल निवासी हैं और कैसे हैं, उसके बीच में लॉजिक, जो जितने भी तर्क हो सकते थे, पॉसिबिलिटीज़, उसमें जितना भी धार्मिक ग्रंथ हैं या जितने टीवी सीरियल भी हैं, जितने एंशिएंट हिस्ट्री है, रिलीजन है, उनसे जो भी मटेरियल मुझे लगा उपयुक्त, उसको लाल जोड़ के मैंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हम जो मूल निवासी कह रहे हैं अपने आप को, कि हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदड़ो कल्चर, उससे जुड़ा हुआ एक प्राचीन संस्कृति थी, और इसमें जो है ये भौतिकवादी संस्कृति थी, और इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर का सबसे बड़ा महत्व था, जो आजकल गायब हो रहा है। नज़रिया उसके प्रति बदला हुआ है। तो उस नज़रिए को देखते वो बताना था कि भी हम ये हैं, वी आर नॉट बोर्न चूड़ा चमार दलित और वाट एवर इट इज़ वी आर नेम्ड फॉर। जो कुछ भी कहा जाता है वो